नमस्कार। ग्रोविश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये किताब है युवाल नोआ हरारी की अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर सेपियंस, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास। जी हाँ, बहुत ही चर्चित किताब है ये। ये किताब हमें करीब 13.5 अरब साल पीछे ले जाती है, बिग बैंग से लेकर आज तक, लेकिन फोकस इंसानों पर है, होमो सेपियंस पर। बिल्कुल। और किताब का जो मूल सवाल है वो बड़ा अहम है। हाँ, सवाल ये कि हम होमो सेपियंस जो कभी अफ्रीका के किसी कोने में रहने वाले एक कह सकते हैं महत्वहीन जानवर थे, सही। वो आज इस पूरी पृथ्वी के मालिक कैसे बन बैठे, और क्या इस पूरी प्रक्रिया में हम ज्यादा सुखी हुए? ये एक बड़ा सवाल है जो हरारी उठाते हैं। हाँ, ये तो है। तो किताब बताती है कि लगभग 70,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ, कुछ बड़ा बदलाव आया सेपियंस में, जिसने हमें दुनिया पर हावी होने में मदद की। जी बिल्कुल। हरारी 3 बड़ी क्रांतियों की बात करते हैं: संज्ञानात्मक क्रांति, फिर कृषि क्रांति और फिर वैज्ञानिक क्रांति। आज हम शायद शुरुआती हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देंगे, खासकर संज्ञानात्मक और कृषि क्रांति पर। हाँ, मेरे ख्याल से वो सही रहेगा। वहीं से कहानी की नींव पड़ती है। तो चलिए पहली क्रांति से शुरू करते हैं, संज्ञानात्मक क्रांति। ये हुई करीब 70,000 साल पहले। उस समय तो जैसा आपने कहा, पृथ्वी पर मनुष्यों की कई प्रजातियां थीं। निएंडरथल थे, डेनिसोवन्स थे। हाँ, और भी थे। तो फिर हम में यानी सेपियंस में ऐसा क्या खास था, क्या अलग था? यही सबसे बड़ा सवाल है। हरारी का तर्क है कि ये हमारी उनीक अनूठी भाषा थी। भाषा? पर जानवर भी तो संवाद करते हैं, खतरे की आवाजें निकालते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन सेपियंस की भाषा सिर्फ चीतों या खाने के बारे में नहीं थी। उसकी सबसे खास बात थी कल्पित यथार्थ के बारे में बात करने की क्षमता। कल्पित यथार्थ मतलब ऐसी चीजें जो असल में भौतिक रूप में मौजूद नहीं है। मिथक, कहानियां। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे राष्ट्र या पैसा या कंपनियां या भगवान या मानवाधिकार, ये सब क्या है? सोचने वाली बात है। किताब में प्यूजो कंपनी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। प्यूजो कार कंपनी। क्या है ये प्यूजो? क्या आप उसे छू सकते हैं? नहीं, कार को छू सकते हैं, फैक्ट्री देख सकते हैं, पर कंपनी तो एक आइडिया है ना? बिल्कुल। ये एक सामूहिक कल्पना है, एक कानूनी कहानी है जिस पर लाखों लोग, कर्मचारी, शेयर होल्डर, ग्राहक, सब यकीन करते हैं। और इसी यकीन की वजह से वो कंपनी चलती है, कारें बनाती है, पैसा कमाती है। अच्छा। ये क्षमता ऐसी कहानियां गढ़ना और उन पर सामूहिक रूप से विश्वास करना, यही सेपियंस को बड़ी संख्या में, हजारों लाखों अजनबियों के साथ लचीले ढंग से सहयोग करने में सक्षम बनाती है। और ये किसी और प्रजाति में नहीं देखा जाता। ओह, तो इसी सहयोग ने हमें नियांडरथल जैसी दूसरी मानव प्रजातियों पर बढ़त दी। क्या इसीलिए वो खत्म हो गए? संभवतः। हरारी का तो यही मानना है कि हमारी बेहतर सामाजिक और संगठनात्मक क्षमताओं के कारण ही हमने शायद उन्हें विलुप्त कर दिया, या शायद उनमें घुल मिल गए, पर अंततः हावी हम ही हुए। और इसी दौरान हम दुनिया भर में फैले भी। हाँ, इसी संज्ञानात्मक क्रांति के बाद सेपियंस अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए। ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, अमेरिका पहुंचे, और जहां जहां गए वहां के जो बड़े जानवर थे, मेगाफोना, हाँ, मैमथ वगैरह। हाँ, मैमथ, विशालकाय स्लॉथ, बहुत सारे, उनमें से ज्यादातर विलुप्त हो गए। ऐसा माना जाता है कि इसमें सेपियंस का बड़ा हाथ था। बाप रे। तो ये थी संज्ञानात्मक क्रांति, हमारी कल्पना की शक्ति। लेकिन फिर आता है दूसरा बड़ा मोड़, कृषि क्रांति, लगभग 12,000 साल पहले। जी। इसे तो हम बचपन से प्रगति का प्रतीक मानते आए हैं। खेती शुरू हुई, सभ्यता बसी। लेकिन हरारी इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। ये तो एकदम उल्टी बात है, ऐसा क्यों? हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन उनका तर्क काफी मजबूत है। वो कहते हैं कि कृषि ने औसत इंसान का जीवन बेहतर नहीं बनाया, बल्कि ज्यादा कठिन बना दिया। कठिन कैसे? देखो, जो शिकारी संग्रह करता थे, वो घूमते फिरते थे, तरह तरह की चीजें खाते थे, फल, कंदमूल, शिकार। उनका भोजन ज्यादा विविध था। वो शायद दिन में कम घंटे काम करते थे, और छोटी बिखरी हुई टोलियों में रहने के कारण संक्रामक रोग भी कम फैलते थे। अच्छा। लेकिन किसान, उन्हें एक ही जगह टिक कर 1-2 फसलों जैसे गेहूं या चावल पर निर्भर रहना पड़ा। मतलब भोजन सीमित और शायद कम पोषक। उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, कमरतोड़ मेहनत। हाँ, वो तो है। तो फिर एक जगह बसने से आबादी बढ़ी, बीमारियां ज्यादा फैलीं, फसल खराब हो गई तो अकाल का खतरा,
और फिर शासक वर्ग आ गया जो अनाज का हिस्सा ले जाता था। तो कुल मिलाकर आम किसान की जिंदगी शायद ज्यादा मुश्किल हो गई। तो फिर हमने खेती अपनाई ही क्यों? अगर शिकारी संग्रहकर्ता का जीवन बेहतर था, ये तो समझ नहीं आया। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये धीरे धीरे हुआ। शायद शुरुआत में कुछ जंगली पौधों जैसे गेहूं को सुविधा के लिए अपने डेरों के पास उगाना शुरू किया होगा। बस थोड़ा सा। हाँ, लेकिन इससे खाने की सप्लाई थोड़ी स्थिर हुई तो आबादी थोड़ी बढ़ी। ज्यादा आबादी का मतलब ज्यादा पेट भरने हैं, तो और ज्यादा जमीन पर खेती करनी पड़ी। तो ये एक तरह का जाल बन गया। हाँ बिल्कुल, एक दुष्चक्र। हरारी मजाक में कहते हैं कि हमने गेहूं को पालतू नहीं बनाया, बल्कि गेहूं ने हमें पालतू बना लिया। हाँ। हमने अपनी आजाद, शायद ज्यादा आरामदायक जिंदगी छोड़ दी और गेहूं की देखभाल में जुट गए। ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। और आपने कहा कि इससे भविष्य की चिंता भी पैदा हुई। जी, शिकारी संग्रहकर्ता ज्यादातर वर्तमान में जीते थे। आज का खाना मिल गया बस, लेकिन किसानों को भविष्य की चिंता करनी पड़ी। अगले साल की फसल कैसी होगी, मौसम साथ देगा या नहीं, अनाज को कैसे स्टोर करें। हाँ, ये बात तो सही है। और इसी भविष्य की योजना और जरूरत ने बड़े पैमाने पर सामाजिक संरचनाओं को जन्म दिया। गांव बने, शहर बने, शासक आए, पुजारी आए। और इन सबको चलाने के लिए फिर से कहानियों की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल, फिर से कल्पित व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ी, जैसे कानून। हम्मुराबी की संहिता एक उदाहरण है। नियम बनाए गए, समाज को वर्गों में बांटा गया, कहीं जाति व्यवस्था, कहीं नस्लीय भेदभाव। ये सब भी तो कहानियां ही हैं, है ना? हाँ, जिन्हें समाज ने सच मान लिया। और इन सब चीजों का मतलब हिसाब किताब रखने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए, नियमों को लिखने के लिए क्या चाहिए था? लिखना, लिपि का आविष्कार। सही पकड़ा। सुमेरियाई लोगों ने जैसे हिसाब किताब रखने के लिए कीलाक्षर लिपि का आविष्कार किया, तो कृषि क्रांति ने न सिर्फ हमारा खानपान और रहन सहन बदला, बल्कि समाज, राजनीति और यहां तक कि हमारे सोचने के तरीके को भी बदल डाला। तो अगर हम संक्षेप में देखें, सेपियंस की जो अद्भुत सफलता है, उसका राज हमारी कल्पना करने की शक्ति में है। और फिर उन कल्पनाओं पर, उन मिथकों पर साथ मिलकर यकीन करने की क्षमता में। हाँ बिल्कुल, इसी ने हमें वो असाधारण सहयोग करने की ताकत दी जिससे हमने समाज बनाए, शहर बसाए और पूरी दुनिया को बदल डाला। लेकिन किताब का एक अहम सवाल वो भी था, क्या हम ज्यादा खुश हुए? वही तो, किताब हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या इस सफलता की कीमत हमने अपनी व्यक्तिगत खुशी, अपनी संतुष्टि और इस ग्रह के पर्यावरण के रूप में चुकाई है? कृषि क्रांति ने जीवन कठिन बनाया, जैसा आपने बताया। और उसके बाद की क्रांतियां, वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, उन्होंने हमें अभूतपूर्व शक्ति तो दी है, इसमें कोई शक नहीं। हम चांद पर पहुंच गए, बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया, दुनिया भर में तुरंत बात कर सकते हैं। हाँ, शक्ति तो बहुत है। पर क्या हम एक औसत इंसान के तौर पर उस शिकारी संग्रहकर्ता से ज्यादा संतुष्ट हैं, ज्यादा खुश हैं? ये एक बहुत बड़ा और शायद परेशान करने वाला सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है। वाकई ये बहुत गहरा सवाल है। और किताब तो आगे भविष्य की भी बात करती है। वैज्ञानिक क्रांति के बाद क्या इंसान टेक्नोलॉजी की मदद से भगवान बनने की राह पर है? अमरता, सुपर इंटेलिजेंस। हाँ, वो सब भी है। भविष्य की संभावनाएं और खतरे दोनों पर चर्चा है। लेकिन शायद एक आखिरी विचार जो हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं जी, वो ये कि हरारी हमें बार बार याद दिलाते हैं, जिन चीजों को हम आज प्राकृतिक, शाश्वत या बिल्कुल पत्थर की लकीर मानते हैं, चाहे वो पैसा हो या राष्ट्र की सीमाएं या कॉर्पोरेट जगत के नियम या मानवाधिकार, ये सब असल में क्या है? हमारी सामूहिक कल्पना, हमारी गढ़ी हुई कहानियां। बिल्कुल। और अगर इतिहास में कुछ सिखाता है तो वो ये है कि ये कहानियां हमेशा से ऐसी नहीं थी और ये बदल सकती हैं, और कभी-कभी तो बहुत तेजी से बदल सकती हैं। तो आज जो सच लगता है वो कल शायद सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाए। ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। तो ये थी युवाल नोआ हरारी की सेपियंस के कुछ शुरुआती लेकिन बेहद अहम विचारों पर हमारी चर्चा।